जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। आज हम दोस्तों आपको क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों पार्ट 2 वीडियो प्रोवाइड करने जा रहे हैं दोस्तों। बस दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके पहले का दोस्तों अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद दोस्तों हम इसके एडवांस लेवल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जिसमें दोस्तों हम ठोस द्रव गैस क्या होते हैं उसके यानी कि उसके बारे में हम पूरे इसके बारे में समझेंगे, और भी दोस्तों कुछ टॉपिक है हम उसके बारे में भी समझेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ठोस। ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। पहले दोस्तों हम इसमें जो इसका 3 प्रकार होता है, ठोस द्रव गैस 3 होता है। तो पहले दोस्तों हम ठोस के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम द्रव के बारे में समझेंगे, उसके बाद दोस्तों हम गैस के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों पहले हम ठोस के बारे में समझते हैं। ठोस को हम इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है वह पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ठोस कहते हैं, ठीक है। यानी ठोस किसे कहते हैं, जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए दोस्तों, वही हमारा ठोस कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कोई पदार्थ, जैसे टेबल ले लेते हैं, जैसे मान लेते टेबल का दोस्तों देखिए आकार क्या होता है, एक प्रकार का निश्चित होता है, ठीक है। यानी कि यदि आप उस टेबल को कहीं पर भी लेके जाइए, अपने नाना के घर ले जाइए, अपने मामी के घर ले जाइए, कहीं भी दोस्तों आप अपने घर अपने स्कूल ले जाइए, तो जो टेबल का जो आकार है दोस्तों वैसा ही होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। और रही बात आयतन की, और आयतन मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका भार। मान लेते हैं 10 किलो का, मतलब 10 किलोग्राम का दोस्तों ये है, तो आप इसे चाहे कहीं भी लेकर के जाइए 10 किलोग्राम का ही रहेगा। ये नहीं कि आपके घर में 10 किलोग्राम का है, बाहर ले जाएंगे तो 5 किलोग्राम का हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसका आकार और आयतन क्या होता है दोस्तों, निश्चित होता है। आकार का मतलब समझे, ये जो इसका आकार ये पूरा निश्चित है, यानी टेबल का आकार आप अपने घर रखिए चाहे किसी और घर रखिए, टेबल का आकार चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। और जो उसका आयतन आयतन जो उसका भार है दोस्तों, जो ये आयतन कर रहा है, आयतन जो उसका भार है, यानी 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम का 10 किलोग्राम का ही रहेगा। मान लेते हैं हम दोस्तों दुकान से गए चीनी खरीदने के लिए, तो चीनी मान लेते हैं, अलग बात हो जाएगी। मान लेते आप किसी भी, मान लेते हैं आप एक ईंट ले लीजिए, ठीक है, किसी भी कंपनी का आप ईंट ले लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं ये 5 किलोग्राम का है। कितने किलोग्राम का है, 5 किलोग्राम का है दोस्तों। तो मान लीजिए अगर आप ईंट को अपने घर में रखते हैं तो 5 किलोग्राम का, यदि आप बाहर रखेंगे कहीं भी, यदि आप ऊपर नीचे कहीं भी लेकर के जाएंगे तो 5 किलोग्राम का ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। और जो ये ईंट का आकार है दोस्तों, इस आयत के आकार का, तो ये आयत के आकार का ही रहेगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होने। यानी कि आपके घर आयत का आकार है, यदि आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये वर्ग के आकार का हो जाएगा, इसके आकार का हो जाएगा, जैसा इसका आकार दोस्तों वैसा ही रहेगा, ठीक है। देखिए अब हम ठोस के बारे में समझ, इसका डेफिनेशन क्या होता है, आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, वैसे हम ठोस कहते हैं। अब नोट पॉइंट में समझ लेते हैं कि इसके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होता है, यानी दोस्तों समझते हैं। चलिए पहले हम इसको, नोट को समझने से पहले हम एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, आदि हो गया, ठीक है। जैसे अब ईंट ले लीजिए, ईंट क्या है दोस्तों, ठोस है कि नहीं, इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित। पत्थर क्या है, मान लेते हैं पत्थर अगर इस आकार का है तो इसका आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होगा, यदि आप इसको मतलब ठोस होता है, ठीक है। और लकड़ी ले लीजिए, तो लकड़ी मान लेते हैं दोस्तों इस आकार का है तो इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस होने वाले नहीं है। अब इसके संरचना के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही इसके नोट पॉइंट में क्या कर रहा है हमें, कि इसके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होता है। यानी दोस्तों अंतराण्विक आकर्षण बल का मतलब समझें कि एक दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता इनके अंदर बहुत अधिक होती है, ठीक है। जैसे दोस्तों देखिए ये इसको जकड़ा हुआ है, ये इसको पकड़ा है, ये इसको पकड़ा है, ये इसको पकड़ा है, दोस्तों एक दूसरे से क्या एकदम सटे हुए चिपके, कह रहे हैं हम आपको दूर जाने ही नहीं देंगे, आपको एकदम अपने पास चिपका के रखेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए थोड़ा सा भी गैपिंग है नहीं है, तो इन ये जो है दोस्तों एकदम पूरा सटा हुआ है, ये थोड़ा सा भी इसमें गैपिंग नहीं है, इसलिए करा है इसके मध्य यानी इसको इनके बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल, यानी इसके बीच में आकर्षण बल क्या होता है दोस्तों, बहुत अधिक होता है। इनके बीच आकर्षित करने की जो क्षमता है दोस्तों बहुत ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है। हम तो उम्मीद करें दोस्तों आपको ठोस समझ में आ गया होगा कि इसका आकार दोनों निश्चित होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। एग्जाम्पल भी आप समझ गए। अब हम द्रव के बारे में समझते हैं। देखिए द्रव क्या होता है, तो दोस्तों देखिए द्रव को हम इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, द्रव को हम इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। अब हम द्रव के बारे में समझ लेते हैं, द्रव क्या होता है, ठीक है। वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित, क्या कह रहा है दोस्तों, वह पदार्थ जिसका
आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। यानी दोस्तों इसके कहने का मतलब क्या निकल रहा है पहले आप उस समझिए, ठीक है। यानी इसका आकार जो है बदलता रहेगा, और निश्चित का मतलब होता है बदलते रहना, और निश्चित का मतलब होता है जैसा ही है वैसे ही रहेगा, इसमें भी कोई प्रकार के कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा है, द्रव को हम इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, यानी जिसका आकार बदल जाए लेकिन आयतन न बदले, वही क्या है, द्रव है। अब हम एग्जाम्पल से आपको समझेंगे, एकदम माइंड में आपके ठोक देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या कर रहा है हमारा, जैसे मान लेते हैं दूध ले लेते हैं। अब दोस्तों दूध का एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पे दूध लिखा है तो आप समझिए दूध क्यों लिखा है, ठीक है। दूध लिखा है, दूध क्या है, एक प्रकार का द्रव है, तरल पदार्थ है, ठीक है। अब देखिए दूध के बारे में समझिए, ठीक है। ये जो दूध मैंने लिखा है इसके बारे में समझिए। तो मान लेते हैं दोस्तों हमने किस चीज़ की बात की, दो चीज़ों की बात की, पहला तो आकार और दूसरा आयतन। इन दोनों चीज़ों की बात की, हमने कहा कि इसका आकार बदलता रहता है लेकिन इसका आकार नहीं बदलता है, यही हमने कहा। अब हम एकदम इसको डेली लाइफ में जैसे हम पहले दोस्तों व्यवहार की भाषा में समझ लेते हैं, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए दूध क्या होता है, इसका आकार बदल जाता है लेकिन आयतन नहीं बदलता है, ये हमने द्रव की परिभाषा आपको बता दिया। अब जैसे देख लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं आपके घर कोई दूध देने वाला बलटहरा वलटहरा कोई भी मान लेते हैं आता है, ठीक है। मान लेते हैं आप, अगर आपको 1 पाव दूध चाहिए तो वह अपने पौवा से मान लेते हैं आपको दूध निकाल करके वह दे रहा है, तो उसके पौवा में दूध मान लेते हैं दोस्तों इतना ही आएगा, और आप उसके सामने एक इतना बड़ा पतीला लेकर के गए हैं, ठीक है। जब दोस्तों वह आपके दूध को इस पतीले में डालेगा तो दोस्तों किस आकार का होगा, इसके यानी दूध कितना है, 1 पाव है, ठीक है, और आपके पतीले में भी दूध कितना जाएगा, यदि दोस्तों 1 पाव है, इसमें इस पूरे इसके पौवा में अगर 1 पाव आता है तो यदि आपके पतीले में डालेगा तो कितना आएगा, 1 पाव आएगा। नहीं दोस्तों इसके आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या था, यह किसके क्या आकार का था, पौवा के आकार का था। लेकिन यदि आप इसी दूध को इस पतीले में पलट दिए तो पतीला इतना बड़ा है तो इतने आकार का हो गया, ठीक है, यानी कि पूरा दूध फैल गया, ठीक है ना। यानी कि मान लेते हैं दोस्तों आप पानी पीते हैं, तो मान लेते हैं यदि आप गिलास में पानी पी रहे हैं दोस्तों, तो यह ग्लास के आकार का पानी होगा इतना बड़ा। यदि आप उसको किसी बड़े पतीले में डाल देंगे तो ये पतीले के आकार का हो जाएगा। यदि आप इसको किसी लोटे में डाल देंगे तो लोटे के आकार का हो जाएगा। यदि आप लोटे के पानी कुछ फर्श पर गिरा देंगे तो यह फर्श के आकार का रूप ले लेगा। यानी दोस्तों पानी कितना था, 1 गिलास ही था, यानी 1 गिलास गया इसमें तब भी इसमें भी 1 गिलास आया, यदि इसमें गया तब भी 1 गिलास आया, यदि बाहर फेंक दिए तब भी 1 गिलास ही पानी गया है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहले यह गिलास के आकार का था, लेकिन फिर क्या हो गया, पतीले के आकार का हो गया, उसके बाद क्या हो गया, लोटे के आकार का हो गया, उसके बाद क्या हो गया, फर्श पे फैलने के आकार का हो गया। यानी दोस्तों हमने देखा कि इसके आकार में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पानी कितना है, 1 ही गिलास, यानी इसके आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा। उम्मीद करें दोस्तों आपको द्रव समझ में आ गया होगा। अब दूसरा तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अच्छे तरीके से। दूध समझ गया, यानी कि कोई दूध देगा तो जिसके आकार का रहेगा उस, यानी आप दूध को जिस बर्तन में डालेंगे आपका दूध उसी के आकार का रूप ले लेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों दूध जितना रहेगा उतनी ही मात्रा में उसमें उपस्थित रहेगा, ठीक है। और जल क्या है, मान लेते हैं अगर आप 1 गिलास जल लेते हैं तो 1 गिलास ही जल रहेगा, चाहे आप इसे किसी भी पतीले में यानी बर्तन किसी बर्तन में रखेंगे तो वह उसके आकार का रूप ले लेगा। और तेल भी दोस्तों उसी प्रकार का है, तेल भी क्या एक तरल पदार्थ है, यदि आप तेल को किसी भी रूप में डालेंगे तो वह उसी रूप का ही हो जाएगा। लेकिन इसका जैसे अगर मान लेते हैं अगर 1 किलो का तेल है तो 1 केजी का है, और मान लेते हैं वो आपको किसी और से निकाल के और आप ले गए इतना बड़ा डब्बा, तो मतलब अगर 1 पौवा से अगर 1 किलो वाले से निकाल के दे रहा है तो उसके बर्तन में दोस्तों दूसरे आकार का होगा, लेकिन आपके बर्तन में आ गया तो वो दूसरे आकार का हो गया। लेकिन दोस्तों उसका यानी कि भार वेट कितना था, 1 किलोग्राम का था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब दोस्तों हम इसके जो ये संरचना होती है इसको समझ लेते हैं। दोस्तों जो द्रव की संरचना होती है ना, यह क्या, पहले दोस्तों नोट में क्या लिखा है देखिए ध्यान से, इसके मध्य अंतराणविक आकर्षण बल कम होता है। यानी दोस्तों देखिए द्रव में क्या था, यानी ठोस में क्या था, सॉरी दोस्तों ठोस में क्या था, एकदम जकड़े हुए थे, बहुत अधिक था उसमें। लेकिन द्रव में क्या हुआ दोस्तों, द्रव में क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम ध्यान समझिए, मैं जो कहूँगा दोस्तों आपके दिमाग में ठोक दूंगा, ठीक है। इसके मध्य अंतराणविक आकर्षण बल कम होता है, यानी इसको कौन सा बल कम होता है, अंतराणविक बल आकर्षण बल कम होता है, ठीक है। अब कम होने का मतलब समझिए, तो दोस्तों देखिए
यह यहाँ पे रहेगा तो ये कहेगा भैया आप हमसे एक हाथ की दूरी बनाए रखिए, यह कहेगा आप हमसे एक हाथ की दूरी बनाए रखिए, यह कहेगा आप हमसे एक हाथ की, यानी दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या है, अंतराणविक आकर्षण बल बहुत कम है। ठीक है, यानी जो ये दोनों दोस्तों एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, कहते हैं आप हमसे अलग रहिए, हम आपसे अपने अपने रास्ते, आप और आप अपने रास्ते रहिए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ठोस और द्रव समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों हम गैस के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम दोस्तों गैस के बारे में देखते हैं। दोस्तों देखिए गैस को हम इंग्लिश में गैस ही कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वह पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। यानी दोस्तों आप पहले अपने दिमाग में लगाइए, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, ठोस में दोनों निश्चित था, लेकिन गैस में जब द्रव में आए तो एक निश्चित हो गया एक अनिश्चित हो गया, लेकिन जब गैस में गए तो इसका दोनों अनिश्चित हो गया। यानी सबसे बकलोल कौन है, गैस। यानी अपने कहता है हम दोनों अनिश्चित रहेंगे, हम अपने मन का रहेंगे। ठीक है, यानी वह पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, गैस कहते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल समझा देते हैं, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में क्या रहा है दोस्तों, इत्र की सुगंध। इत्र मतलब समझे दोस्तों क्या होता है, परफ्यूम। आजकल चल रहा है ना दोस्तों फॉग, आप एकदम आप सब उससे भली भांति परिचित होंगे, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इत्र की जो सुगंध होती है, मान लेते हैं यदि आप परफ्यूम को अपने, पहले दोस्तों परफ्यूम किस आकार का था, इस बॉटल के आकार का था। यानी इसकी पहले आकार के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम आयतन के बारे में समझ लेते हैं। इसमें तो दोनों चेंजेज हैं, इसमें दोनों परिवर्तन होना रहेगा, यानी कोई भी निश्चित नहीं है, दोनों क्या है, अनिश्चित है, दोनों अनिश्चित है। ठीक है, तो पहले ये जो परफ्यूम था दोस्तों ये किसके आकार का था, फिगर तो सही नहीं बन रहा है पर आप समझने की कोशिश करिए, फिगर में जाइए, आप बात को मेरे समझिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यह क्या था, परफ्यूम के आकार का था। जब किसी अपने अब जब आप इसे अपने ऊपर जब छिड़कें तो क्या हो गया, आपकी पूरी टी शर्ट फैल गया। जब दोस्तों आप यहाँ से जब अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो अगल बगल जितने भी आदमी उपस्थित तो कहेगा हाँ भैया ये फॉग लगा के चल रहा है एकदम मस्त। यानी दोस्तों इतने छोटे डब्बे में था, लेकिन जब ये बाहर आया ये पूरे वातावरण को कवर कर लिया, इतने पूरे एरिया को ही कवर कर लिया। बताइए इतना छोटा सा डब्बा था, लेकिन क्या किया दोस्तों, ये पूरे एरिया को कवर कर लिया। अब दोस्तों आप ही सोचिए, तो इसके आकार में परिवर्तन हुआ कि नहीं। ठीक है, अब सोचिए इस इतने आकार का था, लेकिन अब मेरे जितने आस पड़ोस के लोग हैं उन सबको कवर कर लिया है। अगर चल रहे हैं रोड पे तो सब कहेगा हाँ क्या महक रहा है, नहीं परफ्यूम लगा के चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आकार में परिवर्तन समझ में आ गया। अब हमने कहा है आयतन में भी परिवर्तन होता है, इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। तो दोस्तों देखिए क्योंकि वायुमंडल में दोस्तों ऑक्सीजन गैस अन्य गैसें मिली होती हैं, जब यह जो गैस है दोस्तों, जो परफ्यूम का जो गैस है, जब यह जाएगा तो इन सभी गैसों के साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो और बड़ा रूप ले लेगा, यानी इसके आकार और आयतन दोनों में परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी दोस्तों अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। और दोस्तों मान लीजिए आप सभी के घर में क्या होगा, एलपीजी गैस होगा कि नहीं। एलपीजी का दोस्तों पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब दोस्तों एलपीजी गैस मतलब समझिए जो भारत और इंडियन का जो गैस है जिससे आप लोग घर में खाना बनाते हैं। ठीक है, तो आप सभी के घर में दोस्तों सिलेंडर होगा। मान लेते दोस्तों यदि आपकी मम्मी कोई भी खाना बना रही है, अगर दोस्तों आपका गैस थोड़ा सा भी लीक करता है तो आपके पूरे घर में फैल जाएगा तुरंत, अरे भाई गैस लीक किया, गैस लीक किया। यानी दोस्तों पहले गैस किसके आकार था, सिलेंडर के आकार का था, लेकिन उसका थोड़ा सा गैस निकलने पर क्या हुआ, हमारे पूरे कमरे में फैल गया। दोस्तों समझिए मेरे बात को समझिए, थोड़ा सा गैस निकलने पे क्या हुआ, पूरे कमरे में फैल गया। यानी दोस्तों हमने इससे समझ लिया कि इसका आकार सिलेंडर के आकार का था, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकलने पर क्या हुआ, पूरे एरिया को कवर कर लिया, इतना बड़ा आकार ले लिया। ठीक है, यदि आप इसको किसी और अगर पूरा खोल देंगे तो पूरे वायुमंडल को नहीं, पूरे जो आस पड़ोस के लोग हैं सबको कवर कर लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और दोस्तों देखिए जो अब इसके द्रव्यमान की इसके आयतन की बात करें, इसके आकार में तो परिवर्तन हो गया, अब इसके आयतन की बात करें दोस्तों देखिए मान लेते हैं कि मतलब उतना नहीं, मान लेते हैं अगर मान लेते हैं 200 ग्राम गैस मान लेते हैं दोस्तों बाहर निकला है। ठीक है, मान लीजिए आप निकला नहीं, मान लीजिए 200 ग्राम दोस्तों आपके सिलेंडर से गैस यानी गैस सिलेंडर से गैस बाहर निकला है। दोस्तों जो वायुमंडल है दोस्तों उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बहुत सारी गैसें होती हैं। जब यह गैस दोस्तों इन सभी के साथ मिलकर क्रिया करेगा, जब इन सभी साथ मिल जाएगा दोस्तों ये 200 था, यह भी तो कुछ होंगी, यह भी तो कुछ होंगी, यह भी तो कुछ मिलेगा, यानी कुछ न कुछ तो 250 मान लेते हैं हो ही जाएगा।
ठीक है, 250 हो जाएगा। ठीक है, और भी ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। पहले 200 था लेकिन बाद में क्या हो गया, 250 हो गया। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है दोस्तों कि इसका आयतन यानी इसका जो भार था इसमें भी परिवर्तन हो गया, और इसके आकार में तो आप समझ ही गए, एकदम पूरा महका दिए हैं आप सब। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं अगरबत्ती की सुगंध। ठीक है, अगरबत्ती के सुगंध के बारे में समझ ले, पूजा पाठ करते हैं तो पूरे रूम में पूरा फैल जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ठोस, द्रव, गैस तीनों समझ में आ गए होंगे। अब इसके संरचना के बारे में समझ लेते हैं। इसकी संरचना दोस्तों देखिए इसके आकार की होती है, यानी यह कहता है कि आप हमसे 4 फीट की दूरी बनाए रखिए। ठीक है, पहला तो कहता था आप हमसे थोड़ा सा भी दूरी मत बनाइए, हमसे आप सट के रहिए, मतलब हमसे आप एक साथ हमारे रहिए ताकि आप हमसे दूर मत जाइए। लेकिन द्रव वाला कह रहा था आप हमसे एक हाथ की दूरी बना रखिए, आप अपने से मतलब रखिए, अपने से मतलब रखें। लेकिन जो ये कह रहा है दोस्तों गैस, कह रहा है कि आप हमसे मतलब ही मत रखिए, आप हमसे 4 हाथ की दूरी बनाए रखिए। ठीक है, यानी ये इससे दूर, ये इससे दूर नहीं दोस्तों, अगर एक यहाँ रहेगा तो एक यहाँ रहेगा, इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग होंगी। ठीक है, यही हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। अब इसका जो दोस्तों नोट पॉइंट है पहले आप उसको समझिए। इसका जो नोट पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि इसके भी अंतराल आणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है। दोस्तों समझ लीजिए इसके अंदर ना अंतराणविक आकर्षण बल जो आकर्षित करने की जो क्षमता होती है होती ही नहीं है, एकदम बहुत कम होती है, एकदम नाम मात्र होती है। ठीक है, एकदम मिनिमम, मतलब बहुत थोड़ा सा अल्पतम बिंदु है। ठीक है, यानी इसके अंदर अब दोस्तों आप ही देखिए कहीं आकर्षित कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। सोचिए कितने कितने दूर पर हैं, हमने तो फिगर में इस तरीके से बनाए थे लेकिन ये और दूर होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके आगे समझते हैं हम। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ठोस, द्रव, गैस तीनों समझ में आएगा, उसकी संरचना समझ में आ गई। आपको इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे समझाने का प्रयास किया। अब इसके आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम समझेंगे अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त पद। उसमें हमने क्या पढ़ा दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था पढ़ा था, लेकिन अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त पद पढ़ेंगे, यानी अवस्था में कैसे कैसे परिवर्तन होता है उसके बारे में हम समझेंगे। दोस्तों देखिए पहला पॉइंट हमारा आता है गलनांक। ठीक है, गलनांक आता है दोस्तों, गलनांक से आप सीधे समझ लीजिए गलना। ठीक है, इसी में दोस्तों आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप पहले हेडिंग से इसका आंसर निकाला कीजिए, यानी जो भी उसका कॉन्टेक्ट है, जिसका पूरा तोड़ इसी हेडिंग में ही तो रहता है जो इसका कर रहा है। तो गलनांक, यानी कि अगर इसको तोड़ेंगे तो गलन प्लस अंक बराबर गलनांक, यानी कि दोस्तों गलन प्लस अंक बराबर गलनांक होगा। तो गलन आया कि नहीं, यानी गलने की प्रक्रिया गलनांक कहलाती है। आप एग्जाम्पल मतलब मोटी मोटा समझ लीजिए, लेकिन परिभाषा क्या लिखेंगे, ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को गलनांक कहते हैं। जैसे दोस्तों ले लेते हैं बर्फ का पिघलना। बर्फ दोस्तों पहले किस आकार का होगा, ठोस होगा, लेकिन ये जब छोड़ देंगे तो ये द्रव के आकार का रूप ले लेगा। यानी ठोस से क्या हुआ दोस्तों, ठोस से किसका रूप ले लिया, द्रव का रूप। यानी ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को गलनांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख देंगे बर्फ का पिघलना। अब दोस्तों हम इसके आगे समझते हैं। अब दोस्तों कह रहा है हमसे हिमीकरण। हिमीकरण, ठीक है, हिम मतलब दोस्तों बर्फ होता है। ठीक है, हिमीकरण क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो कह रहा है द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया को हिमीकरण कहते हैं। दोस्तों पहले ध्यान से समझिए, हमने आपको गलनांक में क्या बताया था, ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया, लेकिन अब हिमीकरण में क्या करा है, द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया। दोस्तों उसी का उल्टा। ठीक है, यानी अब हम इसका यानी क्या करेंगे, मान लेते हैं दोस्तों ये द्रव है और इसको ठोस में यानी बर्फ में बदल देंगे। तो बर्फ में कैसे बदलेंगे, मान लेते दोस्तों हम फ्रिज ले लेते हैं, यानी फ्रिज में दोस्तों जब हम पानी को रखते हैं तो किसका रूप ले लेता है, बर्फ का रूप ले लेता है ना। तो वही दोस्तों हमारा हिमीकरण कहता है। हिमीकरण क्या कर रहा है दोस्तों कि ठोस से द्रव में सॉरी दोस्तों, हिमीकरण क्या कर रहा है, द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया को हिमीकरण कहते हैं। दोस्तों आप सब गर्मी में बहुत ज़्यादा, जब आप लोग को बहुत गर्मी होती है दोस्तों, आप सब बर्फ़ में ले जाते हैं चोरी से पानी उनी ले करके फ्रिज में जब रख देते हैं दोस्तों, कुछ टाइम बाद वो बर्फ़ का रूप ले लेता है। पहले दोस्तों क्या रखे आप फ्रिज में, पहले पानी ही रखे ना, पहले द्रव रखे, उसके बाद दोस्तों किसका रूप ले लिया, बर्फ़ का रूप ले लिया। तो वह क्या किसका काम कर रहा है, हिमीकरण का काम कर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बर्फ़ का जमना। बर्फ़ कैसे जमेगा, पहले पानी रखेंगे तभी बर्फ़ जमेगा। उम्मीद करते दोस्तों आपको गलनांक और हिमीकरण समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे समझते हैं क्वथनांक क्या होता है। दोस्तों क्वथन प्लस अंक बराबर क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है उसको समझते हैं, वह निश्चित ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। यानी दोस्तों जब हम कोई यानी मान लेते हैं इसके अंदर क्या भरा है, द्रव भरा है, और यहाँ पर हम इसको खूब टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, एकदम उच्च ताप दे रहे हैं, निश्चित ताप पर इसको यदि हम उच्च ताप दे रहे हैं, एकदम बहुत ज़्यादा आग नीचे लगा दिए हैं, बर्फ में पानी लगा गुड़गुड़ बोलने, यानी गुड़गुड़ बोलता है। जैसे जब पानी खौलता है
कैसे बोलता है, गुड़ 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 बोलता है। ठीक है, जब ये बर्फ़ लगा यानी सॉरी दोस्तों, जब ये पानी लगा खौलने, तब दोस्तों ये जब पानी खौलने लगेगा तब समझ लीजिए क्या है, यह क्वथनांक हो गया। यानी बर्फ़ का यानी कि जल का उबलना ही क्वथनांक कहलाता है। यानी इसको क्वथनांक किसे कहते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जल का उबलना ही क्वथनांक कहलाता है। लेकिन अब आपको दोस्तों अच्छा नंबर लेकर के आना, तो आप इन्हीं पूरा परिभाषा एग्जैक्ट लिखेंगे वह निश्चित ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, जल का उबलना, यानी दोस्त जब जल उबलने लगेगा समझ लीजिए क्वथनांक हो गया। क्वथनांक किसे कर समझ में आ गया, जल यानी कि जब वह निश्चित ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। और जल का उबलना जैसे दोस्तों, और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दोस्तों हम ऊर्ध्वपातन के बारे में समझते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, वह अवस्था जिसमें कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं दोस्तों, यानी दोस्तों देखिए कहने का मतलब क्या कह रहा है, यानी कोई ऐसा पदार्थ है जो ठोस है, ठीक है, ठोस है, लेकिन यह सीधे किस में परिवर्तित हो जा रहा है, गैस में। तो दोस्तों हमने 3 अवस्था पढ़ा था, ठोस, एक बीचवा में गायब हो जा रहा है ससुरा, द्रव, ठीक है। यानी कि ये जो ससुरा है ये क्या है, ठोस सीधा किस में चेंज हो रहा है दोस्तों, द्रव, गैस में चेंज हो रहा है, यानी कि द्रव में चेंज हो ही नहीं रहा है। तो यही क्या है, हमारा ऊर्ध्वपातन है। वह यानी कि क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में, लिख देंगे परिभाषा में, वह अवस्था जो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी द्रव में चेंज नहीं होती है, ठीक है। यानी वह अवस्था जो ठोस से सीधा किस में चेंज हो, गैस में चेंज हो, ठीक है। अब जैसे दोस्तों हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कपूर। अब दोस्तों आप सब कपूर पूजा पाठ बहुत ज़्यादा भक्त होंगे आपसे भगवान के, ठीक है। तो दोस्तों जब कपूर को जब हम जलाते हैं, तो जब कपूर को जब जलाते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि क्या ये द्रव का रूप लेता है। द्रव मतलब क्या होता है, जल, तरल पदार्थ। तो क्या कपूर द्रव का रूप लेता है, नहीं। जलाएंगे कपूर ठोस होता है, पहले तो ठोस होगा ना, उसके बाद जब इसको जलाएंगे तो किसके गैस बन करके उड़ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं। अब दोस्तों इसका थोड़ा 2-3 और एग्जांपल है। अमोनियम क्लोराइड भी है, इसको जब आप गर्म करेंगे दोस्तों ठोस से सीधा गैस में बदलेगा, द्रव में नहीं बदलेगा। इसका सूत्र होता है NH4Cl। और आयोडीन होता है, आयोडीन का भी सूत्र क्या होता है, I2 होता है, ठीक है। उम्मीद कर दोस्तों आपको गलन, हिमीकरण, क्वथनांक और ऊर्ध्वपातन समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम इसके आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखिए कह रहा है जलवाष्प या वाष्पीकरण। जलवाष्प किसे कहते हैं, जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को जलवाष्प या वाष्पीकरण कहते हैं। जल से वाष्प में बदलने की क्रिया को जलवाष्प या वाष्पीकरण कहते हैं। दोस्तों मैं आपको इतने सटीक तरीका से मतलब परिभाषा बता दिया हूँ ताकि बस आप एक बार देखें और आपको याद हो जाए, ठीक है। जलवाष्प या वाष्पीकरण किसे कहते हैं, जल से वाष्प में बदलने की क्रिया को जलवाष्प या वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे जल का उबलना, जब दोस्तों जल को जब हम उबालते हैं तो क्या होता है, जब जल को दोस्तों हम अधिक टेम्परेचर पे, अधिक तापमान पे जब इसको उबालते हैं तो देखते हैं वाष्प बन करके यानी भाप बन करके सभी गैसें क्या होती हैं, रहती हैं, उड़ने लगती हैं, ठीक है। मान लेते हैं जब बारिश वारिश होती है दोस्तों, तो जब बारिश वारिश होती है तो जब पूरा गड्ढा में पानी उनी इकट्ठा हो जाता है तो वह कैसे उड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आता है तो ये पानी गर्म हो जाता है तो ये भाप बन करके उड़ जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे समझते हैं संघनन क्या होता है। संघनन, वाष्प से जल में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। जलवाष्प में हमने क्या पढ़ा कि जल से वाष्प में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। इसी का उल्टा है, जल से वाष्प में बदलने की क्रिया को जलवाष्प कहते हैं। और संघनन में क्या है, वाष्प से जल में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं, ठीक है। यानी वाष्प से किस में परिवर्तित हो रहा है, जल में। दोस्तों देखिए जब हम किसी भी खाना वाना यानी आप सब बनाए होंगे दोस्तों, देखते जब हम चाय बनाते हैं तो उसके ऊपर जब हम ढक्कन से उसको तोप देते हैं, ठीक है, ढक्कन से उसको जब उसको ढक देते हैं, जब ढक्कन को हटाते हैं दोस्तों तो देखते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे बूंदे क्या होते हैं उस पर लगे रहते हैं, ठीक है। यानी जो भाप जब जाता है दोस्तों ढक्कन पे पड़ता है ना तो वो द्रव का रूप ले लेता है, पानी का रूप ले लेता है, ठीक है। यही संघनन कर रहा है कि वाष्प मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो यानी जब पानी को गर्म करते हैं, खौलाते हैं तो ये भाप जो ऊपर निकल रहा है तो इसी के ऊपर यदि प्लेट लगा देंगे ये पूरा भाप इस प्लेट पर चला जाएगा तो यहाँ पे छोटे छोटे बूंदों का रूप ले लेता है, ठीक है। तो यही क्या होता है, संघनन होता है। यानी वाष्प से द्रव बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यानी दोस्तों पहले क्या था, वाष्प था लेकिन फिर क्या हो गया, जल में परिवर्तित हो गया,
ठीक है। अब दोस्तों इसके आगे समझते हैं दोस्तों, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है वाष्पीकरण व क्वथनांक में अंतर बताइए, यानी वाष्पीकरण व क्वथनांक में क्या बताना है दोस्तों, हमें अंतर बताना है, ठीक है। एक तरफ दोस्तों वाष्पीकरण लिखेंगे, दूसरी तरफ क्वथनांक लिखेंगे, बीच में ऐसे लाइन खींच देंगे। पहला कह रहा है वाष्पीकरण में यह केवल द्रव की सतह पर होता है, यानी दोस्तों वाष्पीकरण जो होता है हमेशा द्रव की सतह पर होता है, लेकिन क्वथनांक क्या करा, इसी का उल्टा, यह संपूर्ण सतह पर होता है, संपूर्ण द्रव की सतह पर होता है। यह केवल द्रव की सतह पर होता है, लेकिन यह संपूर्ण द्रव में होता है, सतह पर नहीं होता, उसी में होता है, ठीक है। अब दूसरा हमारा कहता है वाष्पन एक मंद प्रक्रिया है, यानी जलवाष्प जो है दोस्तों, यानी वाष्पीकरण जो है क्या है, बहुत धीमी प्रक्रिया है, बहुत मंद प्रक्रिया है। जैसे मान लेते हैं, जब मान लेते हैं पानी उनी इकट्ठा हो गया है, अब मान लेते ज़्यादा पानी इसमें है, अब जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा तब यह धीरे 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 गर्म होगा, तब जा कर के यह भाप बन करके उड़ेगा। लेकिन दोस्तों क्वथनांक क्या है, तुरंत हम यहाँ पे एक कटोरा पानी रखें, तुरंत गैस जलाएं, एकदम एकदम पूरा उच्च ताप पे दिए, तुरंत ही भाप बन के पूरा उड़ जाएगा, ठीक है। और फिर तीसरा क्या कह रहा है, वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है, यानी जो दोस्तों वाष्पन की जो क्रिया है प्रत्येक ताप पर होती है, यानी किसी भी ताप पर हो जाएगी। इसको अधिक ताप दीजिए तब भी हो जाएगी, कम ताप दीजिए तब भी हो जाएगी, यानी कि चाहे अधिक दीजिए चाहे कम दीजिए, इससे कोई मतलब इसे नहीं है, ठीक है, किसी भी ताप पर यह हो जाती है। अब दोस्तों इसका लास्ट वाला पॉइंट, यह निश्चित ताप पर होती है, और लेकिन इसको दोस्तों कितना चाहिए, इसको 100 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए उबलने के लिए, ठीक है। लेकिन इसको किसी भी ताप पर दे दीजिए, ये बेचारा अपना काम करके उड़ जाता है। लेकिन यह क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन यह क्या होगा, इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं मिलेगा, तब तक ये पानी खोलेगा नहीं, तब तक ये क्वथनांक नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम इस दोस्तों बहुत वीडियो लंबी, बस दोस्तों आपका पूरा चैप्टर इसी में ख़त्म हो गया है। अब दोस्तों हम इसके आगे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जो हमारा दोस्तों अगला वाला चैप्टर, उसके बारे में हम समझेंगे। बस दोस्तों इस वीडियो को हम इसी पर रोक देते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जो नोटिफिकेशन है दोस्तों उसको दबा दें, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वो बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। चलिए दोस्तों, जय हिंद।